तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स का एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज की इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसका यूनिट्स पढ़ोगे, उसका फार्मूला पढ़ोगे और बाद में वो क्वांटिटी स्केलार है या वेक्टर है ये भी पढ़ोगे। और साथ में इस वीडियो के अंत में जो एक दो हल्के फुल्के प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को खूबसूरत से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई। तो देखो ज़रा, जो चार्ज होता है, एक ऐसा एक चार्ज होता है, ये चार्ज जब रेस्ट में होता है, ये चार्ज जब रेस्ट में होता है, एट रेस्ट, ये चार्ज जब रेस्ट में होता है उस वक्त जो पढ़ाई की जाती है उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आप पिछले टॉपिक में पढ़े हो, पता नहीं पढ़े हो या नहीं। हाँ यार, किताब में तो था, हमने तो नहीं पढ़ा। जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, चार्ज रेस्ट पे होता है, तब जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमें क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कब पढ़ते हैं, देखो ज़रा, जब चार्ज एट मोशन में हो। अब यहाँ दो मोशन में हो, दो तरह का मोशन में हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, या ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। दो तरह की वेलोसिटी से मूव कर सकता है। एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो और दूसरी वेरिएबल वेलोसिटी हो। वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि क्या, वो चार्ज कुछ एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक्सेलरेटेड मोशन में हो। जब कोई चार्ज एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है तब जो पढ़ाई की जाती है, तब जो सिखाया जाता है, वो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब कोई चार्ज मोशन में हो मगर कैसी वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन हो, तब जो पढ़ाई की जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, समझ गए यहाँ तक बात। ये आप पढ़ चुके हो, ये आपको फ्यूचर में पढ़ना है, और ये अभी आप पढ़ रहे हो। ये आपने पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ रहे हो ये, और ये आपको फ्यूचर में पढ़ना है। तो जब कोई चार्ज रेस्ट पे हो तब जो पढ़ाई की जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब कोई चार्ज मोशन में हो, अब दो तरह के मोशन है, एक है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो। तब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो तब जो पढ़ाई की जाती है उस टॉपिक को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो वेरिएबल वेलोसिटी से, यानी कि उसकी जो स्पीड है उस चार्ज की जो मोशन करने की, वो कम ज़्यादा हो, वो तब जो जाके पढ़ाई की जाती है उस पढ़ाई को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको फिलहाल तो ये पढ़ना है, ये आप पढ़ चुके हो और ये आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की आप देखते हैं वो क्या होता है, ज़रा करंट को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। कर लिया? मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे, जल्दी से नोट करना है, पॉज करके नोट करना है आपको। कर लिया? हम साइड में हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखते हैं ज़रा। इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा बहुत आपको करंट दे देते हैं। जिंदगी में सबको एक ना एक, कहीं एक ना एक बार करंट तो लगा ही होगा। करंट लगा है कभी? लगा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखो ज़रा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का जो फ्लो है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक ऐसा, एक मान लो कि एक वायर है,
एक वायर है और इसमें जो ऐसे चार्ज ऐसे मोशन कर रहे हैं, ये जो इस चार्ज का जो फ्लो होने का रेट है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोटेड करते हैं भाई? आई से, ऐसे आई से डिनोटेड कर देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यानी कि फ्लोन चार्ज या चार्ज फ्लोन बोल दो इसे, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम में, तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइडेड कर दो उसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला। तो देखो चार्ज को क्या बोलते हैं ज़रा, हम क्या किस चीज़ के निकाल रहे? एवरेज के एवरेज के लिए निकालते हैं। करंट एवरेज के लिए कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये फार्मूला आ गया करंट एवरेज के लिए। एवरेज इंस्टेंटेनियस के लिए निकाले ज़रा, इंस्टेंटेनियस के लिए भी निकालते हैं। देखो ज़रा, आई इंस्टेंटेनियस के लिए ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी। समझ गए? डी क्यू अपॉन डी टी ये आ गया इंस्टेंटेनियस के लिए। समझ गए? ज़रा इसका यूनिट देखिए क्या होता है, और यूनिट ऑफ आई। ज़रा देखो चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम। चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं भाई, इतना तो सबको पता होगा। कूलम, इसको कूलम में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और कूलम को चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। अब कूलम पर सेकंड को फिजिक्स में एक नाम है, खूबसूरत सा नाम है, वो है एम्पियर। वो क्या नाम है? एम्पियर। इसको ए से डिनोटेड कर देते हैं। तो इसका यूनिट भी आ गया आई का, क्या आ गया? एम्पियर। और क्या पूछा जा सकता है इसमें और इम्पोर्टेंट? हाँ, और एक बात रहेगी, ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर? हमेशा बहस रहती है। तो आपसे एक सवाल है कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर? सोच के बताना, स्केलर है या वेक्टर। आप जैसे जीनियस बच्चे भी फंस जाते हैं इस चीज़ में, स्केलर है या वेक्टर। तो सबसे पहले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की जाए तो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोटेड कर देते हैं। इस डेफिनेशन से बनाया जाए तो टाइम फ्लो चार्ज फ्लोन पर टाइम, यानी कि कैसा? देखो ज़रा, इतना ऐसा एक वायर है मान लेते हैं, और ये वायर है। इस वायर को मैंने ऐसा बड़ा कर दिया है। इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इतने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसी को बोलते हैं करंट। समझ गए आप? तो करंट एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू पर डेल्टा टी, और आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगली बार हर समय हम ऐसा यूज करेंगे, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए निकालेंगे हम। तो आप वह समझ जाना कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, ये स्केलर है या वेक्टर? तो आइए इसे अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। कर लिया नोट्स इसे? 1 2 3 नोट करना है, पॉज करके नोट करना है। कर लिया? मिटा रहे? तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर। अब ये स्केलर और वेक्टर तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो हम किसको बताएंगे सर? तो तुम ही सोच लो, तुम कितने पानी में हो। चुपचाप वीडियो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो देखो हम आपको जो स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो भी चलेगा। मगर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपको स्केलर और वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मगर जो इलेक्ट्रिक करंट, जो ये करंट है, इसको जो होता है डायरेक्शन तो होती ही होती है,
डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट को डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसीलिए आप जैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। मगर आपको मैं बता दूं कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर से एक बार, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर भी नहीं है? तो हम बता देते हैं, डिटेल में बता देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जो कि एंगल पे डिपेंड होता है। तो ये एंगल पे डिपेंड नहीं होता। कैसे? तो देखो ज़रा, मान लेते कि है यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से जो है 3 एम्पियर करंट आ रहा है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। और यहाँ से जो बाहर निकलने वाला करंट है वो है 5 एम्पियर करंट। यहाँ से जो बाहर निकलने वाला है वो है 5 एम्पियर करंट। मगर अब मैं इसका एंगल जो है वो चेंज कर देता हूँ। एंगल जो है ऐसा मैंने चेंज कर दिया, यहाँ 90 डिग्री का बना दिया। अब यहाँ से जो है 3 डिग्री करंट आ रहा है और यहाँ से जो है 2 एम्पियर करंट आ रहा है और जो बाहर निकलने वाला फिर भी करंट है वो होगा 5 ही एम्पियर। तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये जो इसके एंगल पे वो डिपेंड नहीं होता। अगर एंगल पे वेक्टर क्वांटिटी का रूल क्या बोलता है? वो वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट निकालने का जो फार्मूला है वो है ऐसा। रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला a² + b² + 2ab cos θ। यानी कि यहाँ तो एंगल पे डिपेंड है भाई, मगर यहाँ तो कुछ एंगल पे डिपेंड नहीं दिखाई दे रहा है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये भी रूल फॉलो करना पड़ता है, मगर ये जो कंडीशन ये रूल फॉलो नहीं करती। इसीलिए ये जो है ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर भी नहीं है ये क्वांटिटी, जो है डेंसर है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए और ऑप्शन में टेंसर ना लिखा हो तो स्केलर मारना है, मगर वेक्टर गलती से भी नहीं मारना है भाई ऑप्शन। पहली प्रायोरिटी किसको है? ये पहली प्रायोरिटी है स्केलर को। अगर डेंसर हो वहाँ टेंसर, ये ऐसा ऑप्शन टेंसर हो तब ये ऑप्शन मारना है, नहीं होगा तो ये मारना है, मगर ये गलती से भी नहीं मारना है। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वो डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो इसके ऊपर दो हल्के फुल्के 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? मार लिया इसका स्क्रीनशॉट? मिटा दें? 1 2 3 मिटा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में तो ऐसी ही हल्की फुल्की बातें होंगी। तो आइए, बोर्ड पे क्वेश्चन है 2 रुपीज़ का। 2 रुपये के लिए आपसे क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सॉल्व करना है। तो क्या क्वेश्चन है देखो ज़रा। इफ़ q = t² + 4t + 5 इतनी कंडीशन दे दी है और क्या फाइंड करना है? फाइंड करंट इंस्टेंटेनियस एट टाइम 3 सेकंड के लिए एंड करंट एवरेज फाइंड करनी है फ्रॉम 0 to 2 सेकंड के लिए। तो आपको ये वीडियो पॉज करके ये ट्राई करना है। कर लिए ट्राई? 2 रुपये का क्वेश्चन है, आसानी से ट्राई कर सकते हो आप, आपको आ भी जाएगा। कर ले, हम करने जा रहे हैं। देखो ज़रा, तो सबसे पहले आपको निकालना है करंट इंस्टेंटेनियस के लिए। तो उसके लिए फार्मूला है dq/dt। ये फार्मूला मैंने स्टार्टिंग को ही बता दिया है इस वीडियो पे, dq/dt। तो देखते हैं d/dt, इस q की जगह ये इक्वेशन रख देते हैं, इसका डेरिवेशन कर देना है आपको। t² + 4t + 5 क्या आ जाएगा इसका डेरिवेशन?
जो पावर है वो पावर को नीचे लो और पावर में से एक माइनस कर दो। तो कर देते हैं हम 2t प्लस 4 प्लस 5। t का इंटीग्रेशन डेरिवेशन 1 आता है और 5 जो है ये 0 हो जाएगा। 5 जो है वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेशन 0 होता है हमेशा। तो इसका डेरिवेशन आ गया 2t प्लस 4। अब क्या करना है, 2 एज इट इज़, t की जगह टाइम कितना रखना है 3 सेकंड प्लस 4। तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10। तो 10 एम्पियर करंट आ गया भाई। इसका यूनिट जो है वो है एम्पियर। तो आई इंस्टेंटेनियस आ गया 10 एम्पियर। समझ गए यहाँ तक। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको फाइंड करना है करंट एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने, करंट एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ऐसा बताया था। अब क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज क्या होता है, यह Q2 माइनस Q1 अपॉन नीचे डेल्टा टी, T2 माइनस T1। अब Q2 क्या होता है, Q2 फाइनल के लिए क्या है भाई 2 सेकंड, ये फाइनल टाइम है और इनिशियल टाइम के लिए 0। अब Q2 कैसे फाइंड करेंगे, Q की जगह ये इक्वेशन रख दिया t² प्लस 4t प्लस 5, किसके लिए, फाइनल के लिए। और फाइनल के लिए टाइम कितना है, एट t इक्वल टू 2 माइनस Q1 के लिए यही इक्वेशन t² प्लस 4t प्लस 5। टाइम कितने के लिए, t इक्वल टू कितना है 0 डिवाइडेड फाइनल टाइम कितना है 2 माइनस 0। अब देखो यहाँ क्या करना है, t की जगह क्या रखना है 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यहाँ भी 2 रख दिया, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 5 17 माइनस इसकी जगह 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 का 0 और प्लस 5 नीचे 2, 17 में से 5 चला गया 12 नीचे 2, 6 एम्पियर। तो आई एवरेज आ गया 6 एम्पियर। तो दोनों का सॉल्यूशन हमने बता दिया है, तो इतना जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके नोट करना है। मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे हैं। तो देखो इसके बाद 1 रुपये का क्वेश्चन है, हाँ वो 2 रुपीज़ का था और ये 1 रुपीज़ का है। हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको ये सॉल्व करना है, आई इज इक्वल टू दे दिया है t² प्लस आई t² प्लस 1 और फाइंड क्या करना है, क्यू करना है इस बार, एंड चेंज इन टाइम 0 to 3 सेकेंड। तो कैसे करेंगे इससे सॉल्व, 1 रुपये का क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, पॉज करके ट्राई करना है, जल्दी से करो। करने जा रहा हूँ मैं, कर लूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही फॉर्मूला यूज करना है, आई इक्वल टू क्यू इक्वल, हाँ बराबर है, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से क्यू फाइंड करना है, ये डी टी इस तरफ भेज दो, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। समझ गए। अब यहाँ क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, कर दिया दोनों को इंटीग्रेट। आपको ये तो नहीं बोल रहा है ये सांप जैसा क्या है भाई, इतनी तो आपकी अच्छी खासी पढ़ाई होगी। तो आप क्या करना है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई, कांस्टेंट नहीं है तो आई की जगह क्या पुट करना है आपको, आई की जगह पुट करना है ये वैल्यू t² प्लस 1 और यहाँ डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। समझ गए। अब इसका इंटीग्रेट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखो ज़रा, q इक्वल टू t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 और प्लस किस 1 का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। क्या करना है आप, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
कैलकुलेशन कर दो और Q की वैल्यू पाओ। तो Q इक्वल टू टी क्यूब की जगह T के लिए पहली बार एक बार 3 रख दो, इसका क्यूब नीचे 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ये तो 0 ही हो जाएगा कंसेप्ट, कोई बात नहीं, प्लस T की जगह एक बार 3 माइनस T की जगह एक बार 0, कोई बात नहीं। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, नीचे 3, ये तो 0 हो गया सारा, प्लस 3 एज इट इज, 3 9 जा 27, 9 प्लस 3, तो इसका आंसर आ गया 12। तो Q इक्वल टू आ गया 12। तो इतना ये चार्ज हमने फाइंड कर दिया है, तो Q की वैल्यू हमने आपको फाइंड करके दिखाई है। तो ये तो हो गए थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ तो आज के इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया होगा, समझ आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो जल्द ही हम इसका सेकंड टॉपिक अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए वेट करते रहे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे।